नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, अगर आप कर्मचारी हैं, मजदूर हैं और आपके पास पीएफ का खाता है, तो आपका जो पीएफ का खाता है उसका अगर आपको पैसा क्लेम करना है या फिर कभी भी भविष्य में आप क्लेम करना चाहेंगे, ऐसे में आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी जिससे कि आपका क्लेम रिजेक्ट होने से बच जाएगा। आपको बता दें कि ईपीएफओ विभाग ने ऐसे भी बताया है कि हर 3 क्लेम में से 1 क्लेम रिजेक्ट हो जा रहा है। तो आज हम इसी के संदर्भ में आपको 5 ऐसी सावधानियों के बारे में बताएंगे जिससे कि आप अगर अपना पीएफ क्लेम करेंगे तो उसको रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े पीएफ मेंबर्स को अपने पीएफ क्लेम्स को पाने के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 में ईपीएफ अंतिम दावों के करीब 13% मामले खारिज हुए थे, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 34% हो गए हैं। यानी कि हर 3 दावों में से 1 दावा खारिज हो रहा है, जिससे कि दावा करने वाले कर्मचारियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम आपकी इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रख करके कुछ ऐसे उपाय लेकर के आए जिसको आप पहले से ध्यान में रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो दावा है वो रिजेक्ट होने से बच जाएगा। रिपोर्ट की माने तो ईपीएफओ विभाग के अधिकारी का कहना है कि पीएफ का जो क्लेम रिजेक्ट हो रहा है उसका मेन वजह है ऑनलाइन प्रक्रिया। पहले पीएफ क्लेम का सत्यापन कंपनी यानी कि नियोक्ता के द्वारा किया जाता था और उसके बाद पीएफ विभाग के पास आता था, लेकिन अब क्या होता है, सारा कुछ ऑनलाइन माध्यम से होता है। लोग ऑनलाइन माध्यम से अपना आधार पीएफ के साथ लिंक करके और अप्लाई करते हैं, और जिसकी वजह से कुछ त्रुटियां रह जाती है और ऑटोमेटिक आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाता है और आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ईपीएफओ विभाग के अनुसार ऑफलाइन क्लेम निपटाने का तरीका काफ़ी अलग था। ये सारा काम हेल्प डेस्क के माध्यम से होता था, जिसमें क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना काफ़ी कम थी। लेकिन अब सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन कोई भी त्रुटि हो जाने से क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। कई बार आवेदनकर्ता के नाम के स्पेलिंग में मिसमैच हो जाता है या फिर आधार के साथ कोई भी डाटा मिसमैच होने से आपका ऑटोमेटिक क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, जिसके कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ईपीएफओ विभाग के द्वारा ऐसा बताया गया है। क्या ये बात सही कहा गया है? एक बार कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ऑनलाइन प्रोसेस होने से कहीं ना कहीं रिजेक्शन की संभावना को बरकरार रखा जा सकता है। लेकिन कर्मचारियों को कुछ सुविधा हुई है। पहले लोगों को काफ़ी चक्कर लगाना पड़ता था पीएफ ऑफिस में। ईपीएफओ विभाग का कहना है कि अगर सही से क्लेम प्रोसेस किया जाए तो 20 दिन के अंदर अंदर आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन कुछ खामियां हो जाती है और जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। ईपीएफओ विभाग के पास तकरीबन 27 करोड़ 70 लाख खाते हैं, जिसमें तकरीबन 20 लाख करोड़ रुपए का फंड जो है मेंटेन किया जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको ऐसी 5 सावधानियां बरतनी है जब आप पीएफ क्लेम करने जाएं, जिससे कि आपका जो पीएफ का जो क्लेम है उसके रिजेक्ट होने का संभावना काफ़ी कम हो जाएगा। सबसे पहला है गलत और अधूरी केवाईसी। कहने का मतलब, जब भी अपना पीएफ क्लेम करने जाएं उससे पहले अपने पीएफ खाते का केवाईसी सही तरीके से जांच लें। अगर आपके पीएफ खाते में गलत केवाईसी या फिर अधूरी जानकारी है, ऐसे में अगर आप क्लेम करने जाएंगे तो आपका पीएफ क्लेम जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको पहले क्या करना है, अपना पीएफ का केवाईसी सही कर लेना है, उसको अपडेट कर लेना है और अपडेट करने के बाद ही आपको क्लेम करना है। जिसके बाद आप पीएफ का क्लेम करेंगे तो आप पीएफ क्लेम रिजेक्शन से बच सकते हैं। दूसरा है यूएनए नंबर का आधार से लिंक नहीं होना। अगर आपके पास पीएफ खाता खुला है या फिर नया है तो ऐसे में अपना यूएनए नंबर एक्टिव कर लें, और एक्टिव होने के साथ ही केवाईसी पहले करना है और उसके साथ ही आपको आधार लिंक कर लेना है, क्योंकि आपका यूएनए नंबर आधार से लिंक नहीं होगा और आप क्लेम करेंगे तो क्लेम रिजेक्ट होगा। तो इसीलिए आपको रिजेक्शन से बचने के लिए आपको अपना यूएनए नंबर आधार से लिंक कर लेना है। और तीसरा है पीएफ डिटेल की जानकारी में अंतर। कहने का मतलब, अपना पीएफ क्लेम करने जा रहे हैं तो आप जो क्लेम कर रहे हैं उसके साथ ही आपका ईपीएफओ के अंदर जो डाटा है वो मैच करना चाहिए। अगर वो मैच नहीं करेगा तो आप क्लेम करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप जब भी क्लेम करें तो ध्यान से पढ़ करके और समझ करके ही क्लेम करें, क्योंकि कुछ भी आप इधर उधर भरेंगे, डिटेल गलत होगा तो आपका रिजेक्ट होने का संभावना काफ़ी अधिक होगा। इसीलिए आपको क्लेम करते समय अपना नाम, कंपनी ज्वाइन करने की तिथि, कंपनी छोड़ने की तिथि, बैंक का डिटेल आदि सब कुछ सही सही फिल करना है, जिससे आपका क्लेम खारिज होने से बच सकता है।
चौथा है बैंक खाते का गलत डिटेल। कहने का मतलब आप पीएफ क्लेम करने जाते हैं तो ऐसे में अगर आपने गलत बैंक खाता नंबर दे रखा है या फिर आईएफएससी कोड गलत दे रखा है तो ऐसी स्थिति में आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा और रिजेक्ट होने के बाद आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अपने बैंक का सही डिटेल अपने पीएफ खाते के साथ लिंक कर लें। इसके साथ ही केवल लिंक ही नहीं करना है बल्कि आपको ये भी देखना है कि आपका बैंक खाता एक्टिव है कि नहीं है, क्योंकि आप 6 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो कई मामले में आपका जो बैंक खाता है वो निष्क्रिय हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण है गलत फॉर्म भर देना। अगर आप गलत फॉर्म भर देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और आपको पैसा भी नहीं मिल पाता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप क्लेम करने जाएंगे तो फॉर्म 19 यानी कि अंतिम निपटान यानी कि फाइनल सेटलमेंट के लिए है, फॉर्म 10C पेंशन निकासी के लिए है और फॉर्म 31 आंशिक निकासी के लिए है। और इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका क्लेम रिजेक्शन से बच जाएगा। तो दोस्तों मैं सभी कर्मचारियों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी ऐसी कंपनी या संस्थान के अंदर काम करते हैं जहां पे 20 या 20 से अधिक कर्मचारी हैं तो अपनी कंपनी को कहें कि आपका पीएफ खाता खुलवाए, क्योंकि अगर आपका सैलरी का 12% आपके पीएफ के खाते में जमा होगा तो 12% ही कंपनी को भी जमा करना होता है। कहने का मतलब अगर 1000 रुपया आपके सैलरी से कट करके आपके पीएफ खाता में कंपनी जमा करती है तो कंपनी को भी उतना ही पैसा अपने तरफ से आपके पीएफ खाता में जमा करना होता है, जो कि तकरीबन 2000 के आसपास हो जाता है। तो है ना फायदा, और इससे कहीं ना कहीं आपका पैसा डबल हो जाता है, जिसकी जानकारी हमने काफ़ी पहले दी थी। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। और ये एक तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कि हर पीएफ कर्मचारी को होना चाहिए। पीएफ खाते से और भी फायदे हैं। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसका पीएफ खाता एक्टिव होता है, ऐसी परिस्थिति में मृतक कर्मचारी के परिवारजन यानी कि उसके नॉमिनी को 7 लाख रुपए तक EDLI स्कीम के तहत मिलता है, जिसकी जानकारी भी हमने काफी पहले दी है। अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। इसके साथ ही पीएफ क्लेम रिजेक्शन रीजन के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।